ट्रांजिस्टर में कितने पीएन संगम होते हैं? तो फ्रेंड देखिए, संगम का मतलब यहाँ पे है जंक्शन से। तो ट्रांजिस्टर में आपके जो है वो 2 पीएन जंक्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम और उसका सिंबल आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आपका इसका ये आपका डायग्राम बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये पी होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एन टाइप हो गया, फिर यहाँ पे पी होता है, ठीक है। ये पी है। तो यहाँ पे आपका एमिटर हो गया, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे आपका बेस होगा, ठीक। यहाँ पे आपका कलेक्टर होता है, एमिटर बेस कलेक्टर, ठीक है। ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। चलिए मैं आपको इसका सिंबल दिखाता हूँ। तो फ्रेंड जो इसका सिंबल होता है आपका कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे जो है आपका ये देखिए, इस तरह से आपका सर्किट डायग्राम इसका आएगा, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो जुड़ा होता है, यहाँ पे आपका बेस होता है ये साइड, यहाँ पे आपका ये एमिटर होगा, ठीक। और आपका ये यहाँ पे आपका ये कलेक्टर हो जाएगा। तो ये इसका सिंबल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, एससीआर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं, यानी कि पीएन संगम कितने होते हैं? तो एससीआर आपका मैं फुल फॉर्म होता है फ्रेंड। एससीआर जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये आपकी थायरिस्टर फैमिली की एक स्विचिंग डिवाइस है जो आपका कन्वर्ट करती है एसी टू डीसी में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ, कैसे इसका सिंबल होगा, कैसे इसका डायग्राम होगा। तो फ्रेंड सबसे पहले देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 3 इसमें जो है पीएन संगम होते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो होती हैं इसमें 4 लेयर होती हैं, ठीक है। 4 इसमें लेयर होती हैं। यहाँ पे आपका जो है पी होता है, यहाँ पे आपके एन पी एन, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे 4 लेयर हो गई। जिस साइड पे यहाँ पे जो जुड़े होते हैं, यहाँ पे आपका एक गेट जुड़ा होता है, ठीक है। जिसे यहाँ पे डिनोट करें गेट होता है। यहाँ पे आपका एनोड होता है इस साइड में, इस साइड में आपका यहाँ पे कैथोड जुड़ा होता है, ठीक है। ये आपके जो है इसमें आपका 3 टर्मिनल वाले होती हैं। इसमें 4 आपकी लेयर होती हैं। जो आपकी सबसे बाहरी लेयर हो आपके पी टाइप मटेरियल से एनोड से बनी होती है। जो आपकी बाहरी आउटर एन टाइप का आपका ये वाला है, ये भी आपको जो है कैथोड के से बनी होती है। तथा जो आप ये जो आपका बीच में यहाँ पे है, ये आपका जो है गेट लगा हुआ पी टाइप से बना होता है। तो ये इसकी संरचना हो गई। चलिए मैं आपको इसकी सिंबल दिखाता हूँ, इसका सिंबल कैसे होता है। तो इसका सिंबल जो होता है फ्रेंड, आप डायोड आपने देखा होगा। देखिए यहाँ पे इसका जो हो गया, इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये होगा इसका डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे आपका कैथोड हो गया, ये आपका एनोड होता है, और उसके बाद यहाँ पे आपका एक गेट जुड़ा होता है, ठीक है। ये यहाँ पे एक गेट जुड़ा होता है। तो ये इसका सिंबल हो गया आपका किसका, एससीआर का। एससीआर का आपको फुल फॉर्म याद करना। आपको एग्जाम पूछता है इसका एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। ये आपको एसी टू डीसी में चेंज करने के लिए बहुत ही अच्छी स्विचिंग ये डिवाइस है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड, डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत है। तो ये पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर जो होता है वो किस सिद्धांत पे, किस थ्योरी पे ये वर्क करता है। तो फ्रेंड आपको पता होगा कि डीसी जो जनरेटर होता है हमारा, वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर ये अपना वर्क करता है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है फ्रेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फ्रेंड नंबर अन्योन प्रेरणा, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन पे आपका जो है ये ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड 4 ऑप्शन आपके सामने है। ट्रांसफार्मर क्या परिवर्तित करता है, आपका शक्ति या वोल्टेज या आवृत्ति या प्रतिरोध? तो फ्रेंड आपको पता होगा ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा वो वोल्टेज को परिवर्तित करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है आपका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप मतलब आपका ये वोल्टेज को ये बढ़ा देगा, स्टेप अप कर देगा। स्टेप डाउन मतलब ये आपका वोल्टेज को कम कर दे रहा है, ठीक है। तो आपको 2 टाइप के हो गए हैं। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने में होने वाली हानि है। तो जो चुंबकीय मटेरियल होते हैं, जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, उसमें बार बार अगर वो चुंबकित था विचुंबकित, मतलब वो एक बार मैग्नेटाइज हो रहे हैं एक बार डीमैग्नेटाइज हो रहे हैं, तो इसमें जो लॉसेस होते हैं, तो वो पूछा ये लॉसेस क्या होते हैं। तो फ्रेंड ये हिस्टैरिसीस होनी होती है, ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉसेस ये जो होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है एसी पर, डीसी पर, या दोनों पर, किसी पर नहीं? तो फ्रेंड आपको पता है और ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वो एसी पर ही वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एसी पर ही ट्रांसफार्मर वर्क करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किस में होता है, ब्लोअर में या ग्राइंडर में या होइस्ट में या प्रेस में? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, होइस्ट में जो है, होइस्ट में आपका डीसी सीरीज मोटर का वहाँ पे उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होता है।
किसी मोटर का स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी मोटर का स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है। तो किस मोटर का जो है आपका जो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है, जो स्टार्ट करने पे आपका जो टॉर्क वहाँ पे उत्पन्न होता है, वो किस में मैक्सिमम होता है? तो ये पूछ रहा है, डीसी सीरीज मोटर में, या डीसी शंट मोटर में, या डीसी कंपाउंड मोटर में, या सभी मोटरों में? तो फ्रेंड आपको इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर जो होता है, मैंने बताया पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया फ्रेंड कि डीसी सीरीज मोटर जो होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क इसका होता है, तो इसीलिए इसका हॉस्ट में भी यूज होता है, और यहाँ पे क्योंकि डीसी सीरीज मोटर जो है स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड, यहाँ पे सीआरओ का पूरा नाम क्या है? तो सीआरओ का फ्रेंड पूरा नाम क्या है आपका? यहाँ पे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक, क्या? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि पूरा इसका नाम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है, डीसी जनित में ब्रश होते हैं। तो फ्रेंड पता है आपको, डीसी जनरेटर जो होते हैं उसमें आपके ब्रश लगे होते हैं, ठीक है, कम्यूटेटर के साथ, और वहाँ पे आपको जो अल्टरनेटर होते हैं उसमें आपकी स्लिप रिंग लगी होती है। तो जो डीसी आपकी जनित होते हैं उसमें ब्रश किस चीज़ के होते हैं? तो वो कार्बन के ब्रश आपके होते हैं, ठीक है, कार्बन के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्मेचर बनाया जाता है। तो फ्रेंड जो हमारा आर्मेचर होता है वो किस चीज़ का बनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन स्टील को लेमिनेट करके, जो लेमिनेटेड इसकी जो पत्तियां होती हैं उससे ये बनाया जाता है। क्योंकि जो है इसको लॉसेस को कम करने के लिए इसमें सिलिकॉन के जो स्टील टुकड़ों में पत्ती काट काट के इसको उससे बनाया जाता है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे, ट्रांसफार्मर में इनपुट सप्लाई को संयोजित वाइंडिंग होती है। जो ट्रांसफार्मर में इनपुट सप्लाई देते हैं तो इसमें जो वाइंडिंग होती है वो प्राइमरी वाइंडिंग होती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर आपका हो गया लाइक दैट। ओके, यहाँ पे आपका जो है फिर यहाँ पे आपकी ये आपकी यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ठीक, यहाँ पे आपका लोड लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका लोड लगा होता है। तो ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, जहाँ से आपको यहाँ से आपका सप्लाई देते हैं प्राइमरी से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड, किसी परिपथ में शक्ति व्यय 10 वाट है तथा परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, तो परिपथ में वोल्टेज तथा धारा का मान क्या होगा? चलिए क्वेश्चन फ्रेंड सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होगा, देखिए परिपथ में शक्ति यानी कि पावर का जो कंजम्पशन हो रहा है वो आपका वो 10 वाट है, यानी कि यहाँ पे P इक्वल टू कितना होगा 10 वाट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा परिपथ का प्रतिरोध, यहाँ का रजिस्टेंस जो है वो सर्किट का वहाँ पे कितना है 10 ओम है, ठीक है, 10 ओम का रजिस्टर आपका लगा हुआ। तो परिपथ में वोल्टेज तथा धारा का मान क्या होगा, यानी कि आपका V यहाँ पे फाइंड आउट करने कह रहा है, और आपका I, ठीक है, V और I आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड फार्मूला जानते हैं हम, चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहले हम फार्मूला होगा आपका P इक्वल टू V² R, ठीक है, ये आपका फार्मूला होगा। इसमें हमें वैल्यू को पुट करनी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप इस तरफ आपको ले जाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा ये आपको यहाँ पे हो जाएगा V² हो जाएगा यहाँ पे PR, यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो हम इस फार्मूले में जो आपका फार्मूला निकल के यहाँ पे आ रहा है V=P/R, ठीक है, इसमें आपकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए P= यहाँ पे कितना दिया 10 वाट, ठीक है, यहाँ पे R= कितना प्रतिरोध है, यहाँ पे 10 ओम है। तो जब इसको अंडर रूट है यहाँ से क्या होगा 100 हो जाएगा। तो 100 का जो आपका क्या होता है स्क्वायर रूट, यहाँ पे हो जाएगा V= क्या होगा आपका 10, ठीक है, 10 यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा, क्या V=10 वोल्ट यहाँ पे आएगा। अब इसके क्या निकालेंगे हम, I निकालना है, यानी कि करंट निकालना है यहाँ पे। तो करंट का क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फ्रेंड यहाँ पे फार्मूला क्या हो इसका आपका V=IR, ये आपका फार्मूला होता है ओम्स लॉ, ठीक है, V=IR। तो यहाँ पे V की वैल्यू कितनी फ्रेंड 10, ठीक, R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, तो I यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 10 यहाँ पे आपका कट गया, तो I कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है, I 1 एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, क्या 10 वोल्ट 1 एम्पियर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड, यहाँ पे SCR में होते हैं, SCR मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में होते हैं। इसमें क्या होते हैं आपके एनोड बेस कैथोड होते हैं, एनोड गेट कैथोड होते हैं, या एमिटर बेस कलेक्टर होते हैं, या सोर्स ड्रेन गेट। तो फिर मैंने अभी आपको वहाँ पे इसका डायग्राम बना के आपको दिखाया था कि यहाँ पे क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 15 इसका ऑप्शन क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा, एनोड होते हैं, गेट होता है, कैथोड। चलिए मैं आपको फिर से यहाँ पे बना करके इसका दिखा देता हूँ, उसका डायग्राम क्या होता है, या इसका सिंबल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका ये देखिए, ये आपका जो है यहाँ से आपका एनोड जुड़ा होता है इस साइड से, यहाँ पे आपका जो है एक ये कैथोड लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक गेट लगा होता है जी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे एनोड, यहाँ पे गेट हो गया, ये आपका कैथोड हो गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया।
चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्यूज कहाँ जोड़ा जाता है? तो फ्रेंड आपको पता है फ्यूज जो है हमेशा वो सीरीज में जुड़ता है, ठीक है। तो सीरीज में जुड़ता है, ये फ्यूज जो होता है हमारा वो हमेशा जो चालक यानी जो कंडक्टर होते हैं और फेज के इसके बीच में ही ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फ्रेंड वीडियो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, अगर हम जो है वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे पूछ रहा है एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर मतलब सिंगल वाइंडिंग जिसकी होती है वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? फिर आपको पता होगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें सिंगल वाइंडिंग होती है। देखिए होती तो उसमें डबल वाइंडिंग है, पर वो दोनों वाइंडिंग एक साथ वहाँ पे ये ज्वाइंट होती है, तो एज अ वो सिंगल वाइंडिंग वर्क करता है। तो आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें आपको कह सकते हैं हम उसमें एक वाइंडिंग होती है, सिंगल वाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर आपका 18 पर। बैक ईएमएफ का मान आर्मेचर के ईएमएफ से होता है, कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, अनंत होता है। तो फ्रेंड जो बैक ईएमएफ होता है वो आर्मेचर की ईएमएफ से वो कम होता है, तभी आपका यहाँ पे वो वर्क करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इनमें दोनों का रिलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। उसका रिलेशन क्या होता है, ई बी इजकल टू, ये आपका बैक ईएमएफ होता है वी माइनस आई ए इंटू आर ए। ये इसके दोनों के बीच बैक ईएमएफ और आर्मेचर ईएमएफ के बीच ये आपका रिलेशन होता है। यहाँ पे आपका ए बी आपका बैक ईएमएफ हो गया, ये आर्मेचर यहाँ पे का वोल्टेज हो गया, आई आपके आर्मेचर करंट हो गई, आर ए आपका आर्मेचर यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका फ्रेंड और राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड आर्मेचर का प्रतिरोध होता है, तो आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है फ्रेंड वो आपका 1 ओम होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना, आप इसको रट लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी होगा आपका, 1 ओम प्रतिरोध आपका होता है वहाँ पे आर्मेचर का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है, घटती है, दुगनी हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पैरेलल प्लेट हमारी यहाँ पे हो गई कैपेसिटर की, ठीक है। यहाँ पे प्लस प्लस कर लेते हैं आपको ना, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कैपेसिटर के प्लेट की जो बीच की जो दूरी है अगर इसको हम इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो इसकी धारिता कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगी या घट जाएगी या कम हो जाएगी? तो फ्रेंड आपको पता है एक फार्मूला आपको अगर याद होगा फ्रेंड मैं आपको बता दूं, यहाँ पे होता है कैपेसिटेंस का टू होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक। तो ये का फार्मूला होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें अगर इसको फ्रेंड, यहाँ पे सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर यहाँ पे अगर डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी यानी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस आपकी बढ़ रही है, ठीक है, और अगर आपके डिस्टेंस यहाँ पे आप कम कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर यानी कि डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रही है तो कैपेसिटेंस यहाँ पे आपकी घट जाएगी यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे घटती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो फ्रेंड जो डाइलेक्ट्रिक आपके पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो आपके उपरोक्त सभी में जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में आपके पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड, सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर यूनिटी होगा जब आर्मेचर करंट शून्य हो या न्यूनतम हो या अधिकतम या हो न्यूनतम से या अधिकतम के बीच किसी मान पर हो। देखिए फ्रेंड सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब होता है कि पावर फैक्टर का मान वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। पावर फैक्टर आपका 1 होता है। इसमें आपकी 3 कंडीशन में आपको तीनों एक्सप्लेन करूंगा। देखिए सबसे पहले आपको फ्रेंड ये बता दूं कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसको एक्साइटेड करने के लिए, आपको जो है एक्साइट करने के लिए बाहर से एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ती है जो डीसी स्रोत होता है। तो जब डीसी सोर्स में हम सप्लाई देते हैं तो क्षेत्र का जो एक्साइटमेंट होता है उसमें एक इफेक्ट पड़ता है जिससे आपका जो शक्ति गुणक होता है पावर फैक्टर, आर्मेचर करंट, जो रोटर में उत्पन्न आपका बैक ईएमएफ होता है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ते हैं। तो इसी वजह से इसमें 3 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन में है अगर आप 100% से कम पर आपका एक्साइटेड करते हैं, उत्तेजन करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है जो विरोधी विद्युत वाहक बल यानी बैक ईएमएफ होता है उसका मान परिमाणी जो आपका परिमाण आपका सप्लाई होता है, सप्लाई वोल्टेज, उसके मान से ये कम हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो होगा ये कंडीशन होगी, बैक ईएमएफ जो होगा वो आपका लेस देन होगा कि आपके यहाँ पे वोल्टेज के, ठीक है, ये आपके सप्लाई वोल्टेज के ये लेस देन हो जाएगा। ये आपको उस टाइम आपका जो पावर फैक्टर होता है वो आपका जो है लैग करने लगता है, ठीक है, यानी कि डिक्रीज होने लगता है। थर्ड जो सेकंड कंडीशन आती है आपकी यहाँ पे, वो सेकंड कंडीशन ये है कि सपोज दैट आप 100% से अधिक पे इसको एक्साइटेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है जो पावर फैक्टर होता है वो लीड करने लगता है, पावर फैक्टर आपका बढ़ने लगता है। तो उस टाइम क्या होता है जो विद्युत वाहक बल होता है यानी कि विरोधी विद्युत वाहक बल यानी कि बैक ईएमएफ, उसका मान सप्लाई वोल्टेज से अधिक हो जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे ईबी जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज वी के, तो उस टाइम जो होगा आपका पावर फैक्टर लीड करने लगेगा। जो आपकी थर्ड यहाँ पे कंडीशन फ्रेंड आती है वो आती है जब आपका जो है एक्साइटेशन होगा 100% पर, तो उस टाइम को होता है जो आपका विरोधी विद्युत वाहक बल होता है और आपका जो सप्लाई वोल्टेज होता है दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि ई बी इजकल टू वी, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो उस टाइम जो है यहाँ पे आपका इस कंडीशन में और जो आपकी इसमें एक पार्ट आपका और होता है कि एट मिड पॉइंट एक्साइटेशन, यानी कि मध्य से का एक्साइटेशन करेंगे, तो उस टाइम जो है आपका पावर फैक्टर जो है यूनिटी मिलता है, यानी पावर फैक्टर हमारा वहाँ पे 1 होता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ये निकल के आता है, तो जब इसको जो है यूनिटी पावर फैक्टर होगा यहाँ पर, तो उस टाइम आर्मेचर जो करंट होती उस करंट का मान यहाँ पे जो होगा वो न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, टेबल फैन के ब्लेड का कोण कितना होता है। जो टेबल फैन हमारे होते हैं उसका जो उस पर जो ब्लेड लगे होते हैं, आपके 3 ब्लेड लगे होते हैं, किसी में 4 ब्लेड होते हैं, तो उसका जो एंगल होता है फ्रेंड वो आपके 15 से 20 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये बी यहाँ पे राइट हो जाएगा 23 में आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 आ जाएगा, किसी जनित्र के ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। यदि कोई जनरेटर है और जो उसके ब्रशेस उसमें लगे होते हैं उसमें वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, कब, जब आपके लोड करंट बढ़ जाएगी या प्रेरित वोल्टेज बढ़ जाएगा, या लोड करंट घट जाएगी या प्रेरित वोल्टेज। तो फ्रेंड देखिए ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप तब बढ़ता है जब आपकी लोड करंट जो होती है करंट वो आपकी जब इंक्रीमेंट हो जाती है, तो उस टाइम आपका जो होता है वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे है आपका 25 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, डीसी जनरेटर की रेटिंग की जाती है। तो फ्रेंड आपको पता है कि डीसी जनरेटर की जो रेटिंग होती है आपकी वो किलोवाट में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि KW, ये आपको याद रखना है, किलोवाट, ये आप इसमें डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है, ये आपको फ्रेंड याद रखना है। तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा, अगर हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे हम डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।